हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भारत शंकर। तो 15-20 दिन पहले जो मार्केट ने वॉलेटिलिटी, जो फियर और जो अनसर्टेनिटी एक्सपीरियंस किया था, वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है एंड मार्केट इज कमिंग बैक टू नॉर्मल। एंड ऑफ कोर्स फियर क्यों कम हो रहा है और हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, उसको हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया था, जो हमने लास्ट वीक रिलीज किया था, जहां पर हमने पहले वीडियो में ये देखा था और ये समझा था कि किस तरीके से अभी हमारा जो इकोनॉमी डाउन साइकिल में है, वहां से उसको ट्रांजिशन करके अप साइकिल में लाने के लिए आरबीआई क्या क्या एक्शंस ले रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या एक्शंस ले रहा है। और उसके साथ साथ सेकंड वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो अभी चाइना और यूएसए के बीच में जो ट्रेड वॉर हो रहा है, उसकी वजह से चाइना की तरफ से जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर जो डंपिंग हो सकता है, उसकी वजह से इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी मार्जिन प्रेशर फेस कर सकता था। वो रिस्क भी ट्रम्प के रीसेंट एक्शंस के बाद कम हो गया। एंड ऑफ कोर्स अभी ये जो सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, इट इज डेफिनेटली गुड फॉर आवर इकोनॉमी, और जो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है वो स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ और बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट के लिए और भी ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है, और इन नए डेवलपमेंट्स की वजह से हमारे स्टॉक मार्केट में जो एडवांटेज है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और उसके साथ कुछ ऐसे स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हुए हैं जिसकी वजह से इंडिया के कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को उनका जो मार्केट शेयर है उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। तो इन सारे डेवलपमेंट्स के बारे में आज की वीडियो में हम एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन करेंगे, और वीडियो के एंड में हम हमारे मार्केट को टेक्निकल लेवल पे भी एनालाइज करेंगे, और उसके बेसिस पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी हमारे मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है, क्या वो आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू हो सकता है। और अभी हमारा जो मार्केट बढ़ रहा है, वहां पर बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है, एफआईएस का पैसा आ रहा है, क्या वो पैसा जेन्युइनली आ रहा है, या पहले की तरह, कुछ टाइम पहले की तरह जहां पर मार्केट के हर राइज पे बड़े इन्वेस्टर्स बेच रहे थे, क्या अभी भी ऐसा ही कुछ प्लान चल रहा है? उसके बारे में भी हम एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू लिख के हमें आप और भी ज्यादा एनकरेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे मेंबर कम्युनिटी में हम डेली बेसिस पे लाइव वीडियोस करते हैं, जहां पर हम हर दिन मार्केट के इंपॉर्टेंट अपडेट्स डिस्कस करते हैं, मार्केट का ट्रेंड, सेक्टर का ट्रेंड, मार्केट अगर ट्रैप सिचुएशन में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, मार्केट अगर एडवांटेज के सिचुएशन में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ऐसे तमाम चीजों को वहां पर हम डिस्कस करते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो दिस कम्युनिटी कैन गिव यू अ लॉट ऑफ वैल्यू, और आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और वहां पर जो ज्वाइन बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक इस कम्युनिटी का फीडबैक बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई एंड सी दैट जो भी इंफॉर्मेशन इस कम्युनिटी में शेयर किया जा रहा है वो आपको एक बेहतर और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने में किस तरीके से मदद कर सकता है। तो अभी चलिए सबसे पहले उस बहुत बड़े डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के कंपनीज को और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को एक बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाला बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। एंड ऑफ कोर्स ये जो पूरा डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ ड्रामा है, ये शुरू होने से पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस के विजिट पे गए थे, और उस विजिट के दौरान ही ये अनाउंस किया गया था कि इंडिया और यूएसए के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा, ताकि इंडिया और यूएसए के बीच में जो भी ट्रेड होता है उसको और भी ज्यादा प्रमोट किया जाए। और अभी इन दोनों देशों के बीच में जो अराउंड $200 बिलियन का ट्रेड होता है उसको बाय 2030 अराउंड $500 बिलियन तक पहुंचाया जाए। एंड ऑफ कोर्स अगर इसको अचीव करना है तो जो ट्रेड के वॉल्यूम्स है और जो ट्रेड का जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाना होगा, जो करंट ट्रेड पॉलिसीज के अंडर नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से अभी ये जो सारा ट्रेड पॉलिसी है इंडिया और यूएसए के बीच में उसको रीस्ट्रक्चर करना होगा। और यही रीस्ट्रक्चर जो है वो यूएसए और इंडिया के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है उसके जरिए उसको किया जा सकता है। और सब ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये बाय ईयर एंड यानी बाय एंड ऑफ 2025 तक कंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन बाद में जब यूएसए का जो टैरिफ ड्रामा है वो शुरू हुआ, और बाद में जब इस टैरिफ को 90 डेज के लिए पोस्टपोन किया गया, तब इंडिया के लिए ये जो ट्रेड डील है इसको जल्द से जल्द कंक्लूड करने का जो अर्जेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एंड फॉर दैट रीजन अभी ये जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है ये सूनर देन एक्सपेक्टेड कंक्लूड हो जाए, उसके चांसेस अभी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और अभी यहाँ पर अगर आप कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स देखेंगे तो 23 अप्रैल को इंडिया का जो टीम है वो यूएसए गया है, स्पेसिफिकली वॉशिंगटन गया है, जहां पर इंडिया और यूएसए के बीच में जो इस ट्रेड एग्रीमेंट को लेके जो फॉर्मल टॉक्स है, डिस्कशन है, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और एक 19 चैप्टर्स का एग्रीड टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी प्रिपेयर किया गया है, जिसको डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद इसको नेक्स्ट लेवल अप्रूवल के लिए पुश किया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स जब ये ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड होगा इंडिया और यूएसए के बीच में, तो इंडिया के कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को एक बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि अगर इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए टैरिफ और टैक्सेस और भी ज्यादा रिड्यूस होते हैं तो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में मार्जिन लेवल पे ये जो सेक्टर्स है
ये जो कंपनीज है ये यूएस मार्केट पे और बेहतर तरीके से कॉम्पीट कर पाएंगे और यूएस मार्केट में और भी ज्यादा मार्केट शेयर को हासिल कर पाएंगे। तो अभी इसके बाद एक सवाल आएगा कि इस ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से वो कौन से सेक्टर्स है जिनको फायदा मिल सकता है। तो फायदे वाले सेक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए यूएसए को क्या एडवांटेज मिलेगा या यूएसए के वो कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स है जिन्हें इंडिया में बिजनेस करना जो है वो आसान हो जाएगा। और ये समझना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इस ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स है उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अगर यूएसए की कंपनी ज्यादा से ज्यादा इंडिया में आएंगी और यहां पर बिजनेस करेंगी तो डोमेस्टिक कंपनीज जो है उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उनके मार्जिन इरोड हो सकता है एंड पोटेंशियली दे कैन आल्सो लूज सम ऑफ द मार्केट शेयर एज वेल। तो अभी तक जो डेटा अवेलेबल है वहां पर यह बताया जा रहा है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स है जिसके लिए यूएसए जो है वो टैरिफ कंसेशन मांग सकता है। वो सेक्टर्स हो सकते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स का सेक्टर, ऑटोमोबाइल का सेक्टर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर, अल्कोहल स्पेसिफिकली वाइन्स का सेक्टर, पेट्रोकेमिकल्स का सेक्टर, डेयरी का सेक्टर और कुछ पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर यूएसए जो है वो कंसेशन मांग सकता है। एंड ऑफ कोर्स कुछ सालों में अभी ये जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए उसकी वजह से इंडिया का जो ट्रेड पॉलिसी बदला है, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा ही कंप्लेंट करता था कि आप हमसे डिफेंस के इक्विपमेंट्स नहीं खरीदते हो, डिफेंस के ऑर्डर्स नहीं देते हो, आप हमसे ऑयल नहीं खरीदते हो, आप हमसे गैस नहीं खरीदते हो। और ये जो बात यूएसए को चुभ रहा था उसको जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस के दौरे पे गए थे तो उस टाइम इसको एड्रेस किया गया था और डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था ना कि अभी इंडिया जो है वो यूएसए को $multi-billion का डिफेंस ऑर्डर देने वाला है और इंडिया जो है वो यूएसए से सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस खरीदेगा, जिसकी वजह से यूएसए इंडिया का लीडिंग ऑयल एंड गैस सप्लायर बन जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप ये पूरा सिचुएशन देखेंगे तो इंडिया के जो बहुत बड़े कंपनीज है, बड़े प्लेयर्स है, वो मेनली इंडस्ट्रियल गुड्स, ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल्स में है। एंड स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट ऑटोमोबाइल सेक्टर, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी अनाउंस किया था ना कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर 110% का जो पहले इंपोर्ट टैरिफ लगता था उसको वो रिड्यूस करके 15% कर देंगे। एंड ऑफ कोर्स ये बस यूएसए के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, यानी पूरी दुनिया से कहीं पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर बनते हैं, अगर उनको इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है तो उन्हें अभी 110% टैरिफ के बदले मात्र 15% का टैक्स भरना होगा या टैरिफ भरना होगा। और बहुत लोग ये जो पूरा सिचुएशन है इसको टेस्ला के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे थे, बट आई फील दैट हमें टेस्ला की चिंता नहीं करना चाहिए बल्कि हमें चाइना का चिंता करना चाहिए, बिकॉज चाइना में जिस तरीके से बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ते व्हीकल दाम पे बनते हैं, दैट कुड बी अ रियल थ्रेट फॉर अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। क्योंकि जो चाइनीज कंपनीज है वो कॉस्ट के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, ऑपरेशंस के मामले में हर चीज में इंडियन कंपनी से आगे है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप ऑटोमोबाइल में यूएस स्पेसिफिक एडवांटेज के बारे में बात करेंगे तो रिसेंटली ये डिस्कस किया जा रहा था कि हार्ली डेविडसन के जो बाइक्स है उसके ऊपर इंडिया जो है वो 0 टैरिफ लगा सकता है। और अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस ही बात है आयशर मोटर्स जैसे कंपनीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आयशर मोटर्स उसका जो वन ऑफ द डिवीजन है वो रॉयल एनफील्ड बाइक्स बनाता है। तो अभी तक हमने ये समझा कि इस ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से यूएसए को इंडिया की तरफ से क्या एडवांटेज मिल सकता है, और अभी इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सारा एडवांटेज हम यूएसए को प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में इंडिया के वो कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स है जिनको यहाँ पर इस ट्रेड एग्रीमेंट से फायदा हो सकता है। तो अभी ये बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स को इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में पुश कर सकता है जो ज्यादा लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स में काम करता है। और ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसी रूट से इस ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। क्योंकि अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दोनों का प्रायोरिटी क्या है? इन दोनों का प्रायोरिटी है इकोनॉमी को डाउन साइकिल से अप साइकिल में लेके आना है, और ऐसा करने के लिए इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाना है, स्पेंडिंग बढ़ाना है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा भी है कि आरबीआई कौन से एक्शंस ले रहा है जिसकी वजह से इकोनॉमी में ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ सकता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कौन से एक्शंस ले रहा है जिसकी वजह से लोगों का स्पेंडिंग बढ़ सकता है। ऑफ कोर्स इकोनॉमी को डाउन साइकिल से अप साइकिल में पुश करने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो गवर्नमेंट को ही मिलता है, क्योंकि इकोनॉमी जब डाउन साइकिल में होता है तो जीएसटी का कलेक्शन कम हो जाता है, टैक्स का कलेक्शन कम हो जाता है, और वही जब इकोनॉमी अप साइकिल में होता है तो गवर्नमेंट को ज्यादा जीएसटी मिलता है और ज्यादा टैक्स मिलता है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया जो है वो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स में काम करने वाले सेक्टर्स को पुश कर सकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और उनका इनकम बढ़े, जो बेसिकली इकोनॉमी में स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए वन ऑफ द रीजंस बन सकता है। और ऐसे सेक्टर्स का अगर हम लिस्ट बनाए जो ऑलरेडी यूएस मार्केट को हेवीली एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें नंबर 1 पोजीशन पे आता है टेक्सटाइल एंड अपीयरल्स का सेक्टर। और अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का
जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इट इज वन ऑफ द टॉप 5 सेक्टर्स दैट एक्सपोर्ट टू द यूएस मार्केट एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट इंडिया का जो 47% ऑफ द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो यूएसए और यूरोपियन यूनियन को जाता है। एंड ऑल्सो जब यूएसए ने टैरिफ लगाना शुरू किया था तो उस टाइम ऑलरेडी ये डिस्कस किया जा रहा था कि इंडिया जो है वो यूएसए को 0 for 0 टैरिफ के लिए अप्रोच करेगा एंड स्पेसिफिकली टेक्सटाइल ट्रेड को टैरिफ फ्री बनाने की तरफ फोकस कर सकता है। और अभी ये जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है वहां पर टेक्सटाइल अगर टैरिफ फ्री ट्रेड बनता है तो इट वुड बी अ बिग बूस्ट फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। और अभी के टाइम में अगर आप कॉटन प्राइसेस भी देखेंगे तो वो टेक्सटाइल सेक्टर के ग्रोथ के फेवर में है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कॉटन प्राइसेस है और कॉटन प्राइसेस जो है वो 2000 आई थिंक 11 में पीक कर गए थे। उस टाइम बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा था और उसके बाद कॉटन का प्राइस सिग्निफिकेंटली गिरा था। और इस टाइम पीरियड में यानी अंटिल 2017 अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जो टेक्सटाइल सेक्टर के जो कंपनीज हैं उनके अच्छे मार्जिन्स वहाँ पर बन रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, प्राइस फिर से बढ़ना शुरू हुआ और रिसेंट टाइम में अगर आप 2-3 साल में देखेंगे तो टेक्सटाइल कंपनीज का जो मार्जिन्स है वो सिग्निफिकेंटली गिरा है, जिसकी वजह से उनका नेट प्रॉफिट भी सिग्निफिकेंटली गिरा है। और अभी जो हमारा कॉटन प्राइसेस बढ़ा था और रिसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो पहले की तरह कुछ ऐसा ही हुआ है जहां पर कॉटन के जो प्राइसेस है वो सिग्निफिकेंटली अपने पीक प्राइस से गिरा है, जिसकी वजह से अभी टेक्सटाइल सेक्टर का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कम हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम कुछ और बाकी के लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट वाले सेक्टर्स के बारे में बात करें तो वहां पर लेदर का एक सेक्टर हो सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरी का एक और सेक्टर है, प्लास्टिक्स, केमिकल्स एंड सी फूड कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द सेक्टर्स दैट कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स भी है जो इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बिना भी बेनिफिट कर रहे हैं और अभी हम उन सेक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक बहुत ही क्विक अनाउंसमेंट है। देयर वाज अ पॉपुलर डिमांड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट की टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाए। फाइनली वी आर डूइंग अ 1 day ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन टेक्निकल एनालिसिस जहां पर हम बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को कवर करेंगे और साथ ही साथ मेरे कुछ पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप्स को भी डिस्कस करेंगे जो बुल मार्केट बेयर मार्केट दोनों में ट्रेड करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं। और इन ट्रेड सेटअप्स को मैं शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल करता हूं। और सिर्फ यही नहीं, हम इन ट्रेडिंग सेटअप्स को बैक टेस्ट भी करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये ट्रेडिंग सेटअप्स बुल मार्केट, बेयर मार्केट, कंसोलिडेटिंग मार्केट, इन सारे मार्केट्स में कैसे काम करते हैं और उनके बेसिस पे इन ट्रेडिंग सेटअप्स को किस तरीके से इफेक्टिवली शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना है। तो रजिस्ट्रेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है, जाके चेक कर लीजिए। और इसके अलावा एक और बहुत ही क्विक अपडेट है। आज अगर आप देखेंगे, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो उस टाइम मैं देख रहा था कि मार्केट गिर रहा था बिकॉज पाकिस्तान ने एलओसी का सीज फायर एग्रीमेंट जो है उसको वायलेट किया है। इसकी वजह से मार्केट में टेंशन बढ़ रहा है कि कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर ना हो जाए। बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई फील इट्स अ टेम्पररी इशू। और यहां पर मैं इसको टेम्पररी इशू क्यों मानता हूं, बिकॉज राइट नाउ मार्केट में एक फियर मॉन्गरिंग क्रिएट किया जा रहा है कि अरे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर एक फुल ब्लोन वॉर हो गया तो क्या होगा, मार्केट डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लास्ट टाइम 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में वॉर कब हुआ था, एंड द आंसर इज नेवर। एंड ऑफ कोर्स जो टेरर अटैक हुआ है उसका जवाब तो जरूर देना पड़ेगा एंड आवर गवर्नमेंट एंड आर्मी इज मोर देन केपेबल टू रिप्लाई बैक। और हाँ, यहाँ पर डिप्लोमेटिक लेवल पे एस्केलेशंस भी हो सकते हैं, टेंशन भी बढ़ सकता है, कुछ और चीजें भी हो सकती है, लेकिन एक फुल ब्लोन वॉर होने का चांसेस जो है वो बहुत कम है। लेकिन अगर फिर भी मान लीजिए एक फुल ब्लोन वॉर होता है, वो भी इंडिया और पाकिस्तान 2 न्यूक्लियर नेशंस के बीच में, देन सेविंग लाइफ कम्स फर्स्ट और उसके बाद आएगा स्टॉक मार्केट। सो कमिंग बैक टू टॉपिक, रिसेंटली एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और इस डेवलपमेंट की वजह से वो सेक्टर, अगर ये जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वहां पर उस सेक्टर को इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे तब भी ये सेक्टर ग्रो हो सकता है। और वो सेक्टर है सोलर सेक्टर। और अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो दुनिया के वो 5 टॉप कंट्रीज कौन से हैं जो यूएस सोलर एक्सपोर्ट्स करते हैं। पहले नंबर पे आता है वियतनाम, दूसरे नंबर पे आता है मलेशिया, तीसरे नंबर पे आता है थाईलैंड, 4th नंबर पे आता है कंबोडिया और 5th नंबर पे आता है इंडिया। एंड ऑफ कोर्स ये बात सबको पता है कि रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सोलर सेक्टर को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है और बूस्ट कर रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए पीएलआई स्कीम्स यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के जरिए बेनिफिट्स देके रखा है सोलर सेक्टर को। और साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट को भी एक्सपोर्ट्स के साथ साथ अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो चाइना से चीपर सोलर इंपोर्ट्स आते थे उनके ऊपर भी उन्होंने टैक्सेस और टैरिफ बढ़ा दिए हैं। फॉर एग्जांपल दिसंबर 2024 में जो भी सोलर ग्लासेस को चाइना से इंपोर्ट किया जाता था उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया था। और इस डिसीजन को वैसे ही ऑफ अ सडन नहीं लिया गया था, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया गया था। और उस इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि जो चाइनीज एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्राइस में अंडर कट कर रहे थे। यानी फॉर एग्जांपल अगर चाइना से ये सोलर ग्लास 100 रुपए पे इंपोर्ट किया जा रहा है और इंडिया के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 100 रुपए है,
तब देर इज नो चांस फॉर द डोमेस्टिक प्लेयर्स टू कम्पीट अगेंस्ट चाइनीज इंपोर्ट्स। और उसके अलावा अप्रैल 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से ALMM मैंडेट को रीइंस्टेट कर दिया था। ALMM का मतलब क्या है? अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। और ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद क्या हो गया, जो भी मैन्युफैक्चरर्स ALMM के लिस्ट में थे वही सोलार प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर पाएंगे। और ये दोनों पॉलिसीज इंप्लीमेंट होने के बाद चाइना से जो भी सोलार मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए जाते थे उनका नंबर जो है वो 76% कम हो गया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो है वो ALMM के लिस्ट में नहीं थे। तो इन एफर्ट्स की वजह से डोमेस्टिक लेवल पे तो जो सोलार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एडवांटेज मिल ही रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में अभी एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया है। और ये एडवांटेज आ रहा है यूएस मार्केट से, क्योंकि मई 2024 में क्या हुआ था, जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने चाइना से जो सोलार मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किए जाते हैं या सोलार प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किए जाते हैं उसके ऊपर टैरिफ जो है उसको डबल कर दिया फ्रॉम 25% टू 50%। और जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन में उनको यह पता चला था कि चाइना जो है वो यूएस मार्केट के ऊपर सोलार प्रोडक्ट्स को डंप कर रहा है। और ये टैरिफ इंप्लीमेंट होने के बाद सडनली कुछ देशों से सोलार इंपोर्ट्स जो है वो सडनली बहुत ज्यादा यूएसए में आने लगा। और इनिशियली ऐसा लग रहा था कि अभी चाइनीज इंपोर्ट्स ना आने की वजह से जो डिमांड वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसको फुलफिल करने के लिए बाकी देश जो है वो अपना सोलार मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे और वो मैन्युफैक्चर करके वो हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ये जो सोलार मैन्युफैक्चरर्स है यूएसए के, उन्होंने एक कंसर्न रेज किया अपने गवर्नमेंट के साथ कि अभी ये जो बाकी कंट्रीज है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप नहीं कर रहे, कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपको इसके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और उसके बाद जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे तो उसी टाइम एक इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च किया जाता है। और ये इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद ये पता चलता है कि जो चाइनीज कंपनीज, यूएसए ने जो टैरिफ बढ़ाया था चाइना के ऊपर 25% टू 50% ऑन सोलार मॉड्यूल्स एंड सोलार प्रोडक्ट्स, उसकी वजह से ये जो चाइनीज कंपनीज यूएसए को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इनका मार्जिन्स कम हो रहा था, यही सेम चाइनीज कंपनीज क्या कर रहे थे, सबसे पहले अपने सोलार प्रोडक्ट्स को मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम को एक्सपोर्ट कर रहे थे और वहां पर इन्हीं सोलार प्रोडक्ट्स को रीपैकेज करके उसको वहां से यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे थे। इसकी वजह से यूएस का जो मार्केट है वो इनडायरेक्टली चाइनीज प्रोडक्ट का जो डंपिंग इशू है वो अभी भी फेस कर रहा था, इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द टैरिफ फ्रॉम 25% टू 50%। और ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का तो आपको पता है, अगर वो करते तो कुछ नहीं करते, अगर करते हैं तो बहुत कुछ कर देते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ करने का प्लान किया है और ये जो 4 कंट्रीज है, कैम्बोडिया, वियतनाम और थाईलैंड एंड मलेशिया, इनके ऊपर अभी एक बहुत बड़ा सोलार इंपोर्ट्स का टैरिफ लगाने वाले हैं। और वो टैरिफ है 3521% का, यानी टैरिफ अभी ऑलमोस्ट 35 टाइम्स बढ़ने वाला है। और इतने टैरिफ्स के बाद ये जो 4 कंट्रीज है ये यूएसए को सोलार एक्सपोर्ट्स करे, वो बिजनेस जो है वो अनवायबल हो जाएगा। और ये जो पॉलिसी डेवलपमेंट है ये नियर टर्म में जो इंडिया के कंपनीज है, जो सोलार कंपनीज है, उनको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है ग्रो होने का और भी ज्यादा यूएसए में मार्केट शेयर गेन करने का। क्योंकि ये जो 4 देश है जिनके ऊपर ये टैरिफ लगाया जा रहा है, ये इंडिया के ऊपर आते हैं यूएसए के सोलार एक्सपोर्ट्स में। और अगर टॉप 4 प्लेयर्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, इतना बड़ा टैरिफ लगता है, तो जो टॉप 5th प्लेयर है इंडिया, जो ऑलरेडी मतलब टैरिफ कम फेस कर रहा है रिलेटिव टू अदर कंट्रीज एंड ऑल्सो अभी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी होने वाला है, तो इसकी वजह से इंडिया के जो डोमेस्टिक सोलार प्लेयर्स है जो एक्सपोर्ट करते हैं टू यूएसए, उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी है और वो कंडीशन ये है कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से वो एक्ट करते हैं। अगर कल मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बता दिया कि चलो हम 4 देशों को माफ कर देते हैं और पहले यानी जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले जो टैरिफ थे उन्हीं टैरिफ्स के ऊपर अगर हम काम करेंगे, तो वहां पर इफेक्टिवली ये जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इंडियन प्लेयर्स को मिल रहा था वो खत्म हो सकता है। बट हाँ, अगर वो एग्रीमेंट होना है तो इन देशों को ये भी एश्योरेंस देना होगा कि वो चाइनीज इंपोर्ट्स को रीपैकेज करके यूएसए को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो ये कुछ हद तक तो डेफिनेटली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एडवांटेज जरूर दे सकता है। एंड ऑफ कोर्स अगर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को इनडायरेक्टली यूएस मार्केट में आने से रोका जाता है तो इससे इफेक्टिवली इंडिया, कैम्बोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इन सारे देशों के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनको वहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप करने का मौका मिल सकता है। एंड फाइनली अभी हम हमारे मार्केट को टेक्निकल लेवल पे भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो आज अगर आप देखेंगे तो जो भी अभी टेंशन चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और अभी जो सीज फायर एग्रीमेंट जो ब्रेक हुआ है एंड पाकिस्तान ने एयर स्पेस को अभी बंद कर दिया है, इंडिया ने कुछ ट्रीटीज़, वाटर ट्रीटीज़ वगैरह को कैंसिल किया, उसकी वजह से डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ रहा है। एंड amidst this tension, there of course there stock markets will react and stock market has reacted. निफ्टी आज 0.86% गिरा है,
सेंसेक्स अराउंड 0.67% गिरा है। अभी के टाइम में अगर आप मार्केट को टेक्निकल्स के बेसिस पे देखेंगे तो ये देखिए, ये जो एनालिसिस हमने पहले भी किया हुआ था ना, जब मार्केट गिरना शुरू हुआ था तब से जो हम एनालिसिस कर रहे थे, जो लास्ट 90 डेज का जो एनालिसिस वगैरह है, मैंने आई हैव केप्ट इट एज इट इज़ ताकि आपको एक रेफरेंस मिल सके एंड यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड वेयर द मार्केट इज हेडिंग। एंड इफ़ यू रिमेंबर, जब मार्केट यहाँ पर बढ़ रहा था तो हमने एक ये डिस्कशन भी किया था ना कि जब लोअर लोज का पैटर्न बनता है तो जब तक लोअर लो का पैटर्न में जो हाई बनता है, जब तक वो हाई ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक मार्केट में तेज़ी आने का चांसेस कम होता है। और जब मार्केट इस लेवल पे भी था तो उस टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल के लिए इंतजार करें, ये जो प्रीवियस लोअर लोज के पैटर्न में जो हाई था इसको मार्केट को ब्रेक करने दीजिए। बट मेनी पीपल क्रिटिसाइज दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम, बट देन यू ऑल सॉ व्हाट हैपेंड। मार्केट इसी लेवल को टच करता है, फिर से नीचे आता है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से जब मार्केट में रीबाउंस हुआ तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद देखिए मार्केट में स्ट्रेंथ इतना भी था कि मार्केट ऑल्सो क्रॉस द 200 डेज मूविंग एवरेज, जो ब्लू कलर का लाइन है, राइट। तो अभी के मार्केट में क्या है, मार्केट हैज ब्रोकन 3 क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल। पहले 100 डेज मूविंग एवरेज, बाद में जो लोअर लोज के पैटर्न में जो हाई था उसको ब्रेक किया और मार्केट ने 200 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया था। और अभी यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा, टेम्पररी जो प्रॉब्लम्स आएंगे, टेम्पररी जो टेंशन आएंगे, उसकी वजह से अगर मार्केट गिरेगा तो डेफिनेटली 200 डेज मूविंग एवरेज वुड बी द फर्स्ट सपोर्ट लेवल जहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ पर अगर मार्केट सपोर्ट लेके 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ही अगर वो सस्टेन करता है तो पोटेंशियली हमारे जो मार्केट में गिरावट आ सकता है वो रिलेटिवली लिमिटेड रह सकता है, या मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही हमारा मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर सकता है, यानी जो आगे जो गिरावट आएगा वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो सकता है। वही अगर मान लीजिए मार्केट जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करके जो रेड कलर का जो प्रीवियस हाई का जो लाइन है इसको अप्रोच करता है और यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है तो ठीक है, अगर इस सपोर्ट को भी तोड़ता है तो मार्केट जो है वो 100 डेज मूविंग एवरेज लाइन के आसपास सपोर्ट ले सकता है। एंड अभी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इन्हीं लाइंस के आसपास सपोर्ट ले। अगर मार्केट अगर इन लेवल्स पे सपोर्ट नहीं ले पाता है और यहाँ से ब्रेक होता है तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा और भी ज़्यादा गिरावट मार्केट एक्सपीरियंस करे। बट हैविंग सेड दैट, ये सारा जो गिरावट है इट कुड बी टेम्पररी। अभी कैपिटल इन्फ्यूजन जो आरबीआई कर रहा है हमारे इकोनॉमी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमी में ज़्यादा पैसे बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव्स ले रहा है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह जो हो रहा है, उसकी वजह से जो इंडिया के जो अलग अलग सेक्टर्स है, इकोनॉमी जो है उसको जो बेनिफिट मिलेगा, अगर वो बेनिफिट आने वाले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में नहीं, क्योंकि इस क्वार्टर में जो भी होगा वो हमने ऑलरेडी पहले के वीडियोज़ में डिस्कस किया है। वहाँ पर हमने जो IIP का डेटा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है उसको देखा था और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा कुछ खास नहीं था। तो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट कि ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी हम देख रहे हैं दैट वुड नॉट बी सो ग्रेट, लेकिन आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वहां पर इन्वेस्टर कम्युनिटी और मार्केट जो है वो क्यूरियसली इन रिजल्ट्स को वॉच करेगा। और अभी आरबीआई जो कैपिटल इन्फ्यूजन कर रहा है, गवर्नमेंट ने जो टैक्स वगैरह पे जो बेनिफिट दिया है, अगर वो स्पेंडिंग वहां पर रिफ्लेक्ट होने लगता है, ग्रोथ थोड़ा सा भी वहां पर ग्रोथ के ग्रीन शूट्स दिखने लगते हैं, तो देन मार्केट वुड टेक इट एज अ बिग पॉजिटिव। इसी रीजन की वजह से अभी अगर हमारे मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट भी आएगा, मार्केट ये जो 1-2 सपोर्ट लेवल भी तोड़ेगा, तो आई वुड नॉट बी दैट वरीड, क्योंकि फंडामेंटल लेवल पे और मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे गुड थिंग्स आर हैपनिंग व्हिच कैन बेयर रिजल्ट्स फॉर आवर इकोनॉमी वेरी सून एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट। तो अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट इन द सेंस कि क्या है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बाय करना कंटिन्यू करते हैं, सेल करना कंटिन्यू करते हैं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पर देखिए, अगर वो सेल करना कंटिन्यू करते हैं तो ये जो लोअर लोज का पैटर्न है वो बनना शुरू हो जाएगा फिर से, क्योंकि हर राइज पे ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बेचते हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन ही बाल बेचना होता है। जब मार्केट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, वहाँ पर बाइंग वॉल्यूम्स आते हैं तो फिर से बेचते हैं, फिर से मार्केट नीचे आ जाता है, बिकॉज द सेलिंग वॉल्यूम्स ऑफ दीज बिग इन्वेस्टर्स विल बी ह्यूज। और फिर से यहाँ पर मार्केट नीचे आता है तो फिर से वहाँ पर जितना वो बेचना चाहते हैं उतना वहाँ पर खरीदार नहीं होते, तो इसलिए फिर से वो थोड़ा सा मार्केट को बढ़ाते हैं, खरीदार को वापस मार्केट में लाते हैं, फिर से वो अपना माल बेच देते हैं, और जितना वॉल्यूम्स वो बेचते हैं उतना वॉल्यूम्स मार्केट हैंडल नहीं कर पाता है, फिर से वो ऐसा ही मार्केट गिरता है। तो इसकी वजह से लोअर लोज का पैटर्न बनता है। और आने वाले टाइम में भी अगर हमारे मार्केट में लोअर लोज के पैटर्न बनने लगते हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट बिग इन्वेस्टर्स आर सेलिंग। लेकिन वही अगर हमारे मार्केट में हायर हाइज के पैटर्न बनते हैं, यानी अभी मार्केट यहाँ से मान लो थोड़ा सा गिरा, राइट, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा गिरने के बाद कहीं पर थोड़ा सा सपोर्ट लिया और फिर से ऐसे प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करके अगर वो ऊपर चला जाता है और फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, फिर से हाई पे चला जाता है, तो इस तरीके से अगर हमारा मार्केट रिकवर करना शुरू करता है तो देन वी शुड अंडरस्टैंड दैट हर राइज पे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बाय कर रहे हैं, राइट। क्योंकि मार्केट में अगर रिकवरी होता है, इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स अगर दिखने लगते हैं और वो इन्फॉर्मेशन बड़े इन्वेस्टर्स को पहले ही पता चल जाता है, तो वो मार्केट में क्या करते हैं, वो एक्यूमुलेट करने के लिए आते हैं
और जब भी वो एक्यूमुलेट करने के लिए आते हैं, बाय करने के लिए आते हैं, तो उतने सेलर्स नहीं होते, तो इसलिए सेलिंग प्रेशर क्रिएट करना होता है। तो इसलिए मार्केट जब बढ़ता है तो यहाँ पर उनके बाइंग की वजह से ही बढ़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में FIIs आर कंटिन्यूसली बाइंग एंड दे हैव बीन बाइंग इन अ मार्केट्स फ्रॉम पास्ट 6 to 7 सेशंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम्स अगर ड्राई हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्केट को गिराते हैं। यहाँ पर पैनिक में जो लोग बेचने आते हैं उनको फिर से खरीद देते और इस खरीदारी की वजह से, बड़े खरीदारी की वजह से मार्केट फिर से ऊपर जाता है। फिर से वो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करते हैं, फिर से सेलर्स आते हैं, फिर से बाई करते हैं और इनका जो बाइंग वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है उसकी वजह से फिर से मार्केट जो है वो प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से अगर हायर हाइज के पैटर्न बनने लगेंगे तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स का जो बाइंग है वो कंटिन्यूसली हर डिप पे आ रहा है। सो आई होप दिस मेक्स इट क्लियर दैट कि बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट में बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो आई होप आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा एंड ऑल्सो जो हम एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस और मेरे ट्रेड सेटअप्स के बैक टेस्टिंग के ऊपर, उसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।